वहीं मेरे हाथ में खालिद के 2 जोड़ी कपड़े थे, एक 2 ट्राउज़र और 2 टी-शर्ट थी नॉर्मल। तो मैंने उनको पूछा कि आप आगे वाले तो इतने सारे ले गए, आप ये पीछे मतलब मुझे क्यों नहीं लेके जाने दे रहे? तो कहने बहसबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही कपड़ा जाएगा, एक कपड़ा बाहर रख दो। मैंने कहा मैम मैं किसी और को लेके नहीं आई हूँ, मेरे पास कोई है नहीं, आप एक काम करो आप अपने पास ये साइड में रख लो जो आपका ये लॉकर है। तो कहने लगे हमें नहीं पता, बाहर फेंकना है फेंक दे कहीं भी, पर हम एक ही जोड़ी जो कपड़े जाएगा। फिर वो मुझे लगा कि शायद वो बहस में आ गई है और मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि उसके साथ में मैं कोई बहस करूँ। वो कपड़े वहीं मैंने बाहर छोड़ दिए, उनका अल्लाह ने चाहा अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक जोड़ी कपड़ा लेके मैं वहाँ अंदर गई, इतना दूर होता है वो सफ़र, मतलब अंदर तक ही पैदल 3-3 बार चेकिंग होती है। वो जिस तरीके से वो टच करती हैं, बुर्खा उतरवाती हैं, बाल खुलवाती हैं, वो अपने आप में एक बेइज्जती महसूस होती है। उन पर परेशान थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनका शुगर लेवल हाई था और ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई था, तो वो भी परेशान थे बहुत। तो हम लोग मतलब जब फ़ोन रख रहे थे तो मतलब ऐसा लग रहा था कि तो वो मुझसे कह रहे कि बस मुझे ले चल यहाँ से, अब नहीं हो रहा, उससे रुका नहीं जा रहा। वही मैं भी कहना चाह रही थी उनसे कि आप बस अब चलो साथ में, मुझसे नहीं होता ये सब, अब मुझसे नहीं आया जाता। बच्चों को छोड़ के सुबह सुबह यहाँ पर दौड़ भाग नहीं हो पाती, कोर्ट में अकेले नहीं जाया जाता, पूरा दिन निकल जाता है। मतलब लोग, मोहल्ले के लोग भी नीचे से निकल के चले जाते थे डर की वजह से, और डरना लाजमी भी था लोगों का। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अपनी जगह गलत है, क्योंकि इंडिया की टॉप एजेंसीज़ हैं, स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच, जब वो आपके साथ आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, आपके पीछे पड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को यही लगता है कि हमारा बच के रहना ज़्यादा बेहतर है। खालिद सैफ़ी को आप में से कई लोग जानते होंगे। खालिद सैफ़ी दिल्ली दंगों के आरोपों में जेल में बंद हैं। आप गौर करिएगा, आरोपों में बंद हैं, अभी फैसला उस पर नहीं आया है। खालिद सैफ़ी की पत्नी ने अभी कुछ ही दिन पहले रमज़ान के महीने में एक खुला ख़त सोशल मीडिया पर लिखकर पोस्ट किया था, जिसमें उनकी ओर से जेल की यात्रा के बारे में बताया गया था और यह भी बताया गया था कि अपने 3 बच्चों के साथ वो कैसे फ़िलहाल अपने जीवन की गुजर बसर कर रही हैं और क्या दिक्कतें उनके सामने फ़िलहाल पेश आ रही हैं। खुला ख़त आप में से हो सकता है कई लोगों ने पढ़ा हो। तो फ़िलहाल हम खालिद सैफ़ी की पत्नी के पास मौजूद हैं और हम उस खुले ख़त के बारे में जो इन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है बातचीत करेंगे। और जो पढ़ के आपने महसूस किया होगा, अब आप इनसे इनकी ज़ुबानी सुनेंगे तो शायद और बेहतर समझ पाएंगे कि इन दिक्कतों का फ़िलहाल इनको सामना करना पड़ रहा है। आपकी तरफ से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी गई, खुला ख़त नाम दिया आपने, जेल का सफ़र। 27-28 महीने करीब हो गए हैं। अगर समझें इस लड़ाई में आप मानती हैं, जैसे आपकी ओर से दावा किया जाता है बेगुनाह है आपके शौहर, तो ऐसे में क्या क्या दिक्कतें अब आ रही हैं? और जो आपने वो ख़त लिखा था, कब लिखा, क्या जहन में था जब लिख रही थी, और वो क्या दिक्कतें हैं जो आप फेस कर रही थी जिसके चलते नौबत ये आई कि आपको ख़त लिखना पड़ा खुला ही? मुझे ऐसा कुछ अंदाज़ा नहीं था कि वो ख़त आप लोगों तक इतनी ज़्यादा तादाद में पहुंचेगा। वो सिर्फ मैं एक अपनी याद के लिए वो एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करी थी, ताकि वो मेरे पास खुद सेव रहे, ताकि आने वाले वक्त में जब खालिद बाहर आएँ वो पढ़ें, या मैं खुद आगे जब पढ़ूँगी तो मुझे खुद को भी ये चीज़ पता रहे। मैं मतलब आम तौर पे जब खालिद मना करते हैं मुझे जेल आने से, क्योंकि वहाँ का जो अंदर जाने तक का सिस्टम है, जेल के गेट से और अंदर तक का, वो अपने आप में ही एक टॉर्चर होता है। और रमज़ान के वक्त वैसे ही चल रहे थे, तो उसी तरीके से रोज़मर्रा की तरह मैं अपने बच्चों को जब भी मुझे मुलाकात पे जाना होता है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मैं उनको सोता हुआ छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि वहाँ सुबह जल्दी पहुँचना होता है ताकि आप टाइम से अंदर तक पहुँच जाएँ, मुलाकात हो जाए। तो वही सब जो वहाँ पे हुआ मैंने लिखा उसके अंदर। तो मैं ऐसे ही घर में जब वहाँ से आ गई थक के, मैं बैठी हुई यही सोचे जा रही थी अब मैं क्या करूँ। मैंने फिर वो सोशल मीडिया पे इसको लिखना, सिर्फ टाइप करना शुरू करा, और मैं उसमें मतलब इतना सब कुछ लिख गई कि मुझे खुद को नहीं पता चला कि मैंने उसमें क्या क्या लिखा। अभी जैसे मैंने उसके अंदर बताया कि किस तरीके से आप एक इंसल्ट टाइप फील होता है कि आप बेगुनाह हैं, आपका कोई कसूर नहीं है, आपको उन सब लोगों के साथ में खड़ा, उस लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है
जिस लाइन में आप सोचेंगे भी नहीं। आप जेल के सामने से भी गुजरते होंगे तो शायद जेल की तरफ देखें भी ना, क्योंकि आप अगर उन लाइन में खड़े हुए लोगों को देखेंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि सारे इनके घर वाले गुनाहगार हैं। जो विचाराधीन बंदी हैं जेल के अंदर, जिन पे जजमेंट नहीं आता, कई लोग बेगुनाह भी होते हैं, बाद में जजमेंट आता है, उन लोगों को साल रह के बाद बाहर आते हैं तो बाइज्जत बाहर आते हैं, पर उस टाइम तक वो उसको गलत नज़रों से देखा जाता है। आप उस रोड से निकलेंगे, जब आप देखेंगे ना जेल के बाहर खड़े हुए तो लंबी लंबी कतारें होती हैं। तो जब मैं वहाँ जाती हूँ मैं यही देखती हूँ कि उसमें मुस्लिम ज़्यादा होते हैं, मुस्लिम औरतें होती हैं, किसी के पेरेंट्स हैं, किसी के वाइफ है, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके खड़ी हुई है। मेरी भी छोटी बेटी थी, पहले मैं उसको भी लेके जाती थी, पर 2 साल, अब इस साल से मैंने उसको बंद कर दिया वहाँ लेके जाना। तो कभी कभी ऐसा दिल होता है कि आप क्यों खड़ी हैं यहाँ, मतलब हमारा ऐसा क्या कसूर है जो हम यहाँ खड़े हुए हैं। इतने सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है। फिर वहाँ का बिहेवियर बहुत ख़राब होता है पुलिस वालों का, जो आपका बुर्का देख के, आपको किस तरीके से आपने पहना हुआ है वो देखकर आपके साथ में ट्रीट करा जाता है। आपकी लैंग्वेज किस तरीके से वो नहीं देखा जाएगा, आप क्या बोल रहे हैं वो नहीं देखा जाएगा, कपड़े देखे जाएं, कपड़े देखे जाते हैं कि चल बुर्का उतार, इस तरीके से लैंग्वेज यूज़ होती है। और मैंने देखा मेरे आगे वाली एक लेडीज़ थी, वो कुछ ऐसे नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे उन्होंने, शायद वो मुस्लिम नहीं थी, तो उनकी बस नॉर्मल चेकिंग हुई और उनके हाथ में काफ़ी सारे कपड़े थे और वो इजीली लेके चली गई आगे। वहीं मेरे हाथ में खालिद के 2 जोड़ी कपड़े थे, 2 ट्राउज़र और 2 टी-शर्ट थी नॉर्मल। तो मैंने उनको पूछा कि आप आगे वाले तो इतने सारे ले गए, आप ये पीछे मतलब मुझे क्यों नहीं लेके जाने दे रहे? तो कहने बहसबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही कपड़ा जाएगा, एक कपड़ा बाहर रख दो। मैंने कहा मैम मैं किसी और को लेके नहीं आई हूँ, मेरे पास कोई है नहीं, आप एक काम करो, आप अपने पास यहाँ साइड में रख लो जो आपका ये लॉकर है। तो कहने लगे हमें नहीं पता, बाहर फेंकना है फेंक दे कहीं भी, पर हम एक ही जोड़ी जो कपड़े जाएगा। फिर वो मुझे लगा कि शायद वो बहस में आ गई है और मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि उसके साथ में मैं कोई बहस करूँ। वो कपड़े वहीं मैंने बाहर छोड़ दिए। मैंने कहा अल्लाह ने चाहा अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक जोड़ी कपड़ा लेके मैं वहाँ अंदर गई। इतना दूर होता है वो सफ़र, मतलब अंदर तक ही पैदल 3 बार चेकिंग होती है। वो जिस तरीके से वो टच करती हैं, बुर्का उतरवाती हैं, बाल खुलवाती हैं, वो अपने आप में एक बेइज्जती महसूस होती है उन सब चीज़ों में। अगर आपको किसी तरीके की चेकिंग करनी है, आप मेटल डिटेक्टर रखो। आपके पास बहुत सारी इंडिया में और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आई हैं इस तरीके की कि आपका पूरा बॉडी स्कैन हो जाती है, या आप उस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करो। पर नहीं, वो बदतमीज़ी करने में जो उनको सुकून मिल रहा था शायद वो नहीं मिले। उनका जो रवैया है वो ऐसा बहुत गलत रवैया उन लोगों का। अब मतलब जिस तरीके से हम अंदर जा रहे हैं, ठीक है, आपको रोक लिया जाएगा, कहाँ जा रही है, जा रही हो, कुछ नहीं, तमीज़ नहीं होगी। उस लैंग्वेज में बहुत बदतमीज़ी होती है। अब एक वो लहजा, और ख़ास तौर से जो महिला पुलिस होती है, मैंने जेंट्स वालों का इतना नहीं सुना, बट वो महिला जो पुलिस होती है वो तो बहुत ही बदतमीज़ होती हैं। कहाँ जा रही है, ऐसे नहीं जाना है, ये बुर्खा इधर उतार। कहा जा सकता है या ऐसा मान लिया जाए कि जैसे आरोप होते हैं वैसे ही अपमान का एक नज़रिया बना लिया जाता है। मतलब फैसले का इंतज़ार नहीं किया जाता है कि फ़ैसले में कौन दोषी है, कौन बेगुनाह है, कौन गुनहगार है। बस जैसे आरोप है वैसा नज़रिया, या फिर हर आम बंदी के लिए ऐसा ही नज़रिया, जो जेल बंदी है उसके लिए ऐसा ही नज़रिया, उसका परिवार अगर मिल जाता है। उनकी नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों की नज़र में ऐसा उनको लगने लगता है कि जो जेल के अंदर आ गया वो मुजरिम है। जो पुलिस ने कह दिया वो सही है। हाँ, वो सही है, जो अगर वो अंदर आ गए तो वो मुजरिम है उनके हिसाब से। और दूसरा ये कि जो मुस्लिम, ख़ास तौर से मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है जेलों के अंदर, तो उनको ये लगता है कि मुसलमान है तो ये गलत ही होंगे। ये उन्होंने अपनी एक मेंटलिटी बना ली है। तब आपने वो सारा दिन परेशान हो करके उस रात वो लिखा, क्या कुछ पूरा दिन अगर समझे कैसे शुरुआत हुई? रोज़ा आपने बताया कि रोज़ा था आपका, कैसे दिन गुजरा और कौन सा वक्त रहा जब आप लिखने लगे उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ? मैं सुबह में मॉर्निंग में एकदम 7 बजे उठ गई थी। सेहरी के बाद से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी कि मुलाकात पे जाना होता है, अगर देर हो जाएगी तो फिर आगे का पूरा दिन बर्बाद हो जाता है और वहाँ पे ये पता नहीं होता कि कितना वक्त लगेगा। तो इसलिए बच्चे सो गए थे सेहरी करके, मैंने इनको उठाना सही नहीं समझा, मैंने बाहर से लॉक करा और मैं ऐसे ही चली गई। अब यहाँ से नीचे मैं खुद से अकेली ही जाती हूँ, तो मैंने ऑटो करा, फिर जेल के वहाँ गेट पे पहुँची, वहाँ पे वो सब चेकिंग हुई, सब जो सब हुआ वो सब हुआ।
फिर अंदर तक पहुँचते पहुँचते मुझे कम से कम 2 घंटे लग गए थे। और मेरा शुगर लेवल लो हो जाता है अगर ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है। तो जब मैं वहाँ से उनसे अंदर तक पहुँच गई, उनके जहाँ उनको बुलाया जाता है मिलने के लिए, वहाँ भी हमें आधा घंटे के करीब वेट करना पड़ा, क्योंकि शायद और लोग भी आ रहे थे, एक साथ ही पेपर अंदर जाते हैं। तो जैसे ही खालिद की आवाज़ आई तो मतलब वो आते हैं। वहाँ पर मुलाकात में ऐसा होता है कि एक शीशा होता है और शीशे को उस तरफ ग्रिल लगी हुई होती है, तो आप फ़ोन पे बात कर सकते हो। फ़ोन होता है स्पीकर, तो मतलब ना छू सकते हैं ना कुछ बात कर सकते हैं ढंग से। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सुन भी रहे होते हैं कि वो क्या बातें चल रही हैं। तो हम दोनों बातें कर रहे थे और काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई थी। वो बार बार मुझे कह रहे थे तू रोज़े में क्यों आई है, बच्चों को छोड़ के आई है। तो परेशान हो रहे थे मेरे लिए। बातें करते करते पता ही नहीं चला कब आधा घंटा से मतलब 15 मिनट का टाइम मेरे हाथ पे लिखा था उन्होंने, जो पुलिस वालों ने, पर पता ही नहीं चला कब आधा घंटा गुजर गया। तो वो एक पुलिस वाला आता है पीछे से, कहने लगा कि मैडम आपका टाइम हो गया। तो एक सख्त आवाज़ थी उसकी। तो मैंने कहा भाई 2 मिनट। तो कहने लगा 2 मिनट की बात नहीं है, हमने वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है आपका, 15 मिनट था, आधा घंटा हो चुका है आपको। तो इसके अब्बू बोलने लगे कि नहीं रुक जाओ 2 मिनट के लिए मरियम के। तो कहने लगे 2 मिनट के लिए रुक जाओ। मैंने कहा देखो ये बदतमीज़ी करें इससे पहले, ठीक है हम लोग निकल जाते हैं। तो बस वो गर्मी, उसी टाइम पे खालिद की बेल कैंसिल हुई थी, उसी टाइम पे खालिद को एक इन्फेक्शन हुआ था कमर पे, उसी वक्त में ही खालिद का जेल ट्रांसफ़र हुआ था। वो पहले दूसरी जेल में थे, फिर दूसरी जेल में आए। तो कौन सी जेल में हैं तो मंडोली में भी अलग अलग जेल, बैरक अलग अलग बैरक नहीं बैरिक नहीं, जेल नंबर, हाँ। तो जेल नंबर चेंज हुआ था उनका, दूसरे जेल में डाला था। तो वो सब एक साथ हुआ था। तो वो वहाँ पर परेशान थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनका शुगर लेवल हाई था और ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई था। तो वो भी परेशान थे बहुत। तो हम लोग मतलब जब फ़ोन रख रहे थे तो मतलब ऐसा लग रहा था कि तो वो मुझसे कह रहे कि बस मुझे ले चल यहाँ से, अब नहीं हो रहा, अब से रुका नहीं जा रहा। हिम्मत रखिए, आपको लड़ाई इंसाफ के लिए लड़नी है। अच्छा जो वो कहना चाह रहे थे वही मैं भी कहना चाह रही थी उनसे कि आप बस अब चलो साथ में, मुझसे नहीं होता ये सब, अब मुझसे नहीं आया जाता। बच्चों को छोड़ के सुबह सुबह यहाँ पर दौड़ भाग नहीं हो पाती, कोर्ट में अकेले नहीं जाया जाता, पूरा पूरा दिन निकल जाता है। बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता, घर में कुछ पका है नहीं पका नहीं कुछ याद रहता। आज भी सुबह 10 बजे से कोर्ट में ही थी, शाम को 3:30 बजे तक मैं कोर्ट में ही थी। तो नाश्ता करा के भी ढंग से नहीं गई थी मैं उनको, क्योंकि टाइम से पहुंचना होता है। पूरा दिन उसी चीज़ में लगा रहता है। 2 साल से सिर्फ यही हो रहा है कि अब कोर्ट जाना है, अब जेल जाना है, अब यहाँ है, ये सब चीज़ें ही चल रही हैं। बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं है, कोई पढ़ाई का कुछ नहीं इनका, बस जो ट्यूशन मैम पढ़ा देती हैं वो पढ़ा देती हैं, मैं खुद से ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। छोटी बेटी है वो, मतलब बच्चों के इतने सारे सवाल होते हैं। अभी रिसेंटली खालिद की सेशन कोर्ट से बेल कैंसिल हुई है। हमारे बच्चों को उम्मीद थी, क्योंकि इशरत जहाँ पर की बेल हुई थी सेशन कोर्ट से, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद बंध गई थी कि अल्लाह चाहे तो यहीं से ही बेल हो जाएगी। पर जैसी वो बेल कैंसिल हुई, क्योंकि बच्चे बहुत उम्मीद से थे कि अब अब्बू आ जाएंगे, ईद हम लोग साथ में करेंगे। इसके अब्बू भी बार बार बच्चों से, जब खालिद का कॉल आता है 5 मिनट का कॉल आता है, तो लीगल कॉल होता है, तो वो कॉल आता है जब, तो बच्चों से बात करते में उन्होंने यही कहा था कि बेटा जब मैं आ जाऊँगा हम लोग ईद की शॉपिंग साथ में करेंगे। पर वो बेल कैंसिल होते ही बच्चों का अपना अलग वो हो गया था कि अब्बू क्यों नहीं आए, अम्मी अब्बू की बेल क्यों नहीं हुई। अभी भी कितना वक्त है, कितना वक्त लगेगा इन सब चीज़ों में, अभी कुछ भी नहीं कह सकते हम लोग। जो आरोप हैं वो गंभीर हैं। इस तरह के जब आरोप लगते हैं, आमतौर पे हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, वो भी एक राय तय कर लेते हैं आरोपों की जांच के बिना। हमारे रिश्तेदार हमारा ऐसे में साथ छोड़ देते हैं, पड़ोसी, समाज के लोग बचने लगते हैं, कतराने लगते हैं, आपसे जुड़ूंगा कहीं मेरा नाम ना आए, इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं। 27 महीने में क्या झेला है, और जो आरोप हैं इतने गंभीर आरोपों में खालिद ही क्यों, खालिद पर इतने गंभीर आरोप क्यों लगे?
ये इस घर में मैंने बहुत अच्छे अच्छे दिन देखे हैं। इस घर में मैंने लोगों की भीड़ देखी है, दावतें देखी है, मैंने खुद अपने हाथों से बना बना के लोगों को दावतें खिलाई हैं। पर जैसे ही खालिद अरेस्ट हुए तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद खालिद के साथ ही सब कुछ जुड़ा हुआ था। एकदम सब लोगों ने छोड़ दिया था हम लोगों को। मतलब लोग, मोहल्ले के लोग भी नीचे से निकल के चले जाते थे डर की वजह से, और डरना लाजमी भी था लोगों का। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अपनी जगह गलत है, क्योंकि इंडिया की टॉप एजेंसीज़ हैं, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, जब वो आपके साथ, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, आपके पीछे पड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को यही लगता है कि हमारा बच के रहना ज़्यादा बेहतर है। पर मुझे वो रवैया बहुत अजीब लगा था। वो कहीं ना कहीं एक चोट है दिल के अंदर कि लोग कहीं ना कहीं उन्होंने साथ छोड़ा। शायद वो अपना खुद का बचाव चाह रहे थे इन सब चीज़ों से, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम फंस जाएं या हमसे सवालात करें या हमें परेशान करे पुलिस, क्योंकि कोई भी नहीं परेशान होना चाहेगा इन सब चीज़ों को लेके। तो मैं उनसे खफा नहीं हूँ, कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है किसी से भी, पर एक रहती दिल में कसक की कि क्यों सबने हमें ऐसे, जो अब वक्त है, अब वक्त में सभी साथ हैं, सबका आना जाना भी है, सब मिलते भी। शुरुआत में लोग बच रहे होंगे जब वक्त मेरे बच्चों के लिए, मैं, क्योंकि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी काफ़ी बड़े और समझदार हो गए, वक्त ने बहुत जल्दी बड़ा और समझदार कर दिया। पर जो वक्त में मुझे खुद को भी नहीं चीज़ें पता थी, जो मुझे खुद को भी नहीं पता था कि हमारे साथ हो क्या रहा है, कौन से केस लगे हैं, कितने केस लगे हैं। खालिद को बार बार एक से दूसरे जेल, थाने भेजा जा रहा था, कभी क्राइम ब्रांच जा रहे हैं, कभी स्पेशल सेल लेके जा रहे हैं। खालिद के साथ इतना ज़्यादा टॉर्चर हुआ था, तो वो सब चीज़ों को लेके हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि और ऊपर से फिर रवैया लोगों का कि कोई आने को तैयार नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं, फ़ोन तक करने छोड़ दिए थे लोगों ने। जो गंभीर आरोप लगे हैं, आप क्या मानती हैं वो आरोप सही नहीं है, गलत है? बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। खालिद ने कभी कोई ऐसा काम करा ही नहीं कि जो मतलब किसी से छुपा हुआ हो। खालिद का एक एक काम उनकी सोशल मीडिया पे मौजूद है, और कोई भी ऐसा किसी भी तरीके का कोई प्रोटेस्ट हुआ या कुछ भी हुआ, वो सब चीज़ें पुलिस परमिशन के बाद ही होती थी। कहीं पर अगर कोई प्रोटेस्ट की कॉल भी दी जाती है, वो भी पुलिस परमिशन के बाद होती थी। तो अगर जब सभी कुछ परमिशन से हो रहा है तो वो कहाँ गलत है? और जो इंसान दंगे रुकवाने में था, जो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि दंगे ना हो, दंगे रुक जाए, वहाँ आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि दंगे हो जाएं। और जिन लोगों ने दंगे करवाए, जो दंगों में शामिल रहे, जिन लोगों की वजह से वो दंगे भड़के, वो लोग आज तक खुले घूम रहे हैं, उनसे ना कोई सवाल है ना कोई जवाब है। देर हो रही है पर इंशाल्लाह उम्मीद है। तो ये खालिद सैफ़ी की पत्नी हैं, जिन्होंने अपना सफ़र पहले अपनी फेसबुक पोस्ट में बताया और अब बातचीत में बता रही हैं, ये भी बता रही हैं कि जब इस तरह के गंभीर आरोप किसी पर लगते हैं, उसके ख़िलाफ़ इस तरह के आरोपों में कोई एफआईआर होती है तो उसके करीबी लोग उससे कतराने लगते हैं, मिलने में परहेज़ करने लगते हैं। मन में एक शंका, एक डर होता है कि मैं इन आरोपों में न फंस जाऊँ या मुझसे किसी तरह की कोई जांच एजेंसी पूछताछ ना करने लगे। एक दर्द है, एक कसक है, एक पीड़ा है, जिसे लेकर ये हमसे बातचीत कर रही हैं, और एक उम्मीद है, चूँकि इनकी ओर से जो आरोप खालिद पर हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है, गलत है, तो उम्मीद है कि इनके साथ भी न्याय होगा। और भी खबरें देखने के लिए बेबाक रिपोर्टर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर लें। नमस्कार।